हेलो, आज की जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं 6th क्लास का जितना भी सेकंड टर्म का सिलेबस है वो एक वीडियो में मैं कवर करा दूंगा। तो सेकंड टर्म का पहला चैप्टर कौन सा है? पैरामीटर एंड एरिया। बस आपको एक वीडियो देखने की जरूरत है, आपकी पूरी तैयारी एग्जाम की हो जाएगी। पहला चैप्टर क्या है? पैरामीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैरामीटर होता क्या है। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर क्या होता है? एक जो क्लोज शेप होती है, क्लोज शेप मतलब कि कोई भी हमने शेप बनाई इस तरीके से, ये बंद है, पूरी तरीके से बंद है, उस शेप की कुल लंबाई को ही हम पैरामीटर कहते हैं। मतलब कि इसकी ये चार साइड है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, इन सबको मैं जोड़ दूं 2 + 3 + 4 + 4 कर दूं तो इन सबको जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा पैरामीटर कहलाएगा। मतलब क्या है? देखो, मतलब अगर तुम किसी शेप की बाउंड्री पर रस्सी लगाओ, अगर एक शेप है उस पर मैं रस्सी लगाऊं तो उस रस्सी की पूरी लंबाई ही पैरामीटर कहलाती है। ठीक है, बाहर की पूरी घेराई ही पैरामीटर होती है। जैसे कि कोई भी शेप है, इसको मैं पूरी को एक रस्सी से कवर करूं और इस रस्सी को पूरा खोल दूं, इस रस्सी की जितनी भी लंबाई होगी वही हमारा पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं। ये क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला है सिंपल सा, तीनों साइड को जोड़ दो, a + b + c, तीनों को जोड़ दो तो आपको पैरामीटर आ जाएगा। ऐसे स्क्वायर का भी है फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? पैरामीटर निकाल के 4 × a। क्यों है 4 × a? क्योंकि इसकी 4 साइड होती है और चारों क्या होती है? एक दूसरे के बराबर होती है, इस वजह से इसका फॉर्मूला भी बनता है 4 × a। अब इसका देखो a b, तो पैरामीटर का क्या फॉर्मूला है? 2 × ब्रैकेट में a + b, इसको हम l + b भी बोलते हैं। मतलब l मतलब लेंथ, लंबी वाली साइड को लेंथ बोलते हैं और चौड़ी वाली साइड को ब्रेथ बोलते हैं। तो l + b ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये एक अजीब सी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी शेप जिसकी 4 साइड हो, उन चारों को ही ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? पैरामीटर आ जाएगा। अब ये सरकमफेरेंस, ये आपको थोड़ी बड़ी क्लास में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी समझ लो, ये जो सर्कल है इसकी ये पूरी बाउंड्री है ना, इसको मैं कैलकुलेट करूं तो सरकमफेरेंस आता है। सरकमफेरेंस को भी पैरामीटर ही बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है। क्या है? ए स्क्वायर है साइड 9 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या दे रखी है? 9 सेंटीमीटर। हमें उसका पैरामीटर निकालना है। देखो फॉर्मूला लिखते हैं, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था? 4 × साइड। ठीक है, 4 × साइड। साइड कितनी दे रखी? 9 दे रखी। 4 × 9, 9 4 जा क्या होता है? 36 सेंटीमीटर में है, तो यहां पर हम सेंटीमीटर लगा देंगे तो ये हमारा पैरामीटर आ गया। आगे करते हैं। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है, हमें क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है फॉर्मूला? 2 ब्रैकेट l + b। 2 ब्रैकेट, l की वैल्यू कितनी है? 12 है और ब्रेथ कितना है? 7 है। करते हैं कैलकुलेट। 2 ब्रैकेट, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? 19 आएगा। ठीक है, और अब हम करते हैं, क्या आ जाएगा? ये 38 आ जाएगा। किसमें है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया है तो ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद देखो, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का पैरामीटर निकालना है, इसकी तीनों साइड हमें दे रखी है। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो क्या? a + b + c, ये था फॉर्मूला। और सारी वैल्यू लिख देते हैं, 5 + 6 + 8। अब इनको जोड़ेगी तो क्या आ जाएगा? 5 और 6 को जोड़ा 11, 11 और 8 क्या हो गए? 19। किसमें है? सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, आगे। अब देखो, एक स्क्वायर
प्लेग्राउंड है जिसकी साइड इतनी है, हमें पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 25, यह आ गया 100 सेंटीमीटर। आगे करते हैं। अब देखो ट्रायंगल का साइड दे रखा है 1 2 3, ABC दे रखा है, पैरामीटर निकालना है। सेम पहले जैसे ही, अब तो आपको आ गया होगा। एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद भी करके देखना। A प्लस B प्लस C क्या है, 10 प्लस 12 प्लस 15। इसको और इसको जोड़ा कितना हो गया, 22। 22 और 15 कितना हो गया, 37 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे करते हैं। पैरामीटर स्क्वायर दे रखा है 36, हमें क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, जो स्क्वायर है उसका अब इस बार हमें क्या करना है, साइड ही पता लगानी है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड। अब देखो ये हमें दे रखा है, पैरामीटर पहले से दे रखा है, तो 36 4 इंटू साइड। अब ये इधर मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड हो जाता है, तो 36 अपॉन में 4 इक्वल टू S। इसको मैंने काट दिया, 4 की टेबल में 36 कितनी बार पता है, 9 बार पे आता है, तो साइड कितनी आ गई, 9 आ गई है। ठीक है, इस तरीके की क्वेश्चन इस तरीके से होगी। अब दी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 50 दे रखा है। ठीक है, रेक्टेंगल का पैरामीटर 50 दे रखा है, लेंथ भी 15 दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, ब्रेथ निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 ब्रैकेट L प्लस B। पैरामीटर हमें पहले से दे रखा है कितना है, 50, 2 ब्रैकेट L भी हमें दे रखा है 15 प्लस B को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 इधर क्या है, इससे ये ब्रैकेट का मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 50 अपॉन में 2, 15 प्लस B, दो से इसको काटेंगे क्या आ जाएगा, 25। ये इधर प्लस का है, दूसरी का आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 15 इक्वल टू B। अब 25 में से 15 गए, कितने बचेंगे, 10। तो B की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई है। इसको सीधा करके लिख देते हैं, B इक्वल टू 10। इस पूरी PDF का जो लिंक है ना, ये जो सॉल्व मैं कर रहा हूँ, ये पूरा सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करना, आप ये डाउनलोड कर सकते हो PDF। आगे देखते हैं। रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है। ठीक है, उसकी फेंसिंग करनी है। फेंसिंग मतलब एक पार्क होता है, आपने देखा होगा कि वो घेरा हुआ होता है पूरा पार्क। ठीक है, तो उसका घेरा हुआ है, तो क्या निकालेंगे, फेंसिंग कभी भी निकालने को बोले तो आपको पैरामीटर ही निकालना होगा। तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगाते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट L प्लस B, 40 प्लस 25, इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 65, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 130 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर नहीं, मीटर में है, तो ये मीटर में आएगा आपका आंसर। ठीक है, मीटर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल फील्ड है। ठीक है, एक मैदान है ट्रायंगल शेप का, जिसकी साइड ये तीनों दे रखी है, हमें पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर तो अब आसान हो गया आपके लिए, A प्लस B प्लस C, 20 प्लस 18 प्लस 22, इन सबको जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ते हैं पहले, तो क्या हो गया, ये 40 और ये हो गया 60 मीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमने पैरामीटर को काफी अच्छे से जान लिया है, अब हम आ गए हैं एरिया के ऊपर। ठीक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एरिया। अब एरिया क्या होता है, देखो पढ़ते हैं। एरिया किसी भी बंद आकृति के अंदर की जगह मतलब सरफेस को कहा जाता है। ठीक है, एक कोई भी शेप है, इसके अंदर के सरफेस को ही एरिया बोला जाता है। अब यहाँ देखो, अगर तुम जमीन पर टाइल लगाते हो तो जितनी जगह टाइल से घिरती है उसे ही एरिया कहा जाता है। ठीक है, और एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है। जैसे कि सेंटीमीटर है तो आप उसके ऊपर स्क्वायर लगा दोगे, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर लगा दोगे, किलोमीटर है तो किलोमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दोगे। ठीक है,
अब दो फॉर्मूले हैं, एक है रेक्टेंगल का, एक है स्क्वायर का। रेक्टेंगल का फॉर्मूला बहुत आसान है, L इंटू बी, मतलब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो। और स्क्वायर का भी सिंपल सा है, साइड इंटू साइड, साइड और साइड को मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन रख लिए हैं मैंने। रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा है, ब्रेथ दे रखा है, हमें क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है। तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L इंटू बी था हमारा फॉर्मूला। L की वैल्यू कितनी है 10 इंटू बी की वैल्यू है 6, मल्टीप्लाई करते हैं 60 आ गया, क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर है साइड 9, फाइंड द एरिया। अब स्क्वायर है, एरिया फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला था, वही एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, 9 इंटू 9 कितना हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ए रेक्टेंगल है, लेंथ इतना है एंड ब्रेथ इतना है, एरिया फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप खुद करना है। ठीक है, अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराया था ना, ये वाला एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, 10 मल्टीप्लाई 6, 60 आ गया था। उसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन करोगे, ये वाला बिल्कुल सेम है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो, एक स्क्वायर प्लेग्राउंड है और साइड हमें दे रखी है। तो स्क्वायर प्लेग्राउंड है, मतलब ये साइड क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले जैसा होगा, जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे ये रखा था। ठीक है, इसकी तरह ही सेम ये वाला क्वेश्चन होगा, इसको भी आप खुद से करोगे। अब ये वाला देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही दे रखा है, लेंथ हमें दे रखी है, ब्रेथ हमें निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितनी दे रखी है, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के नीचे एरिया लिख देते, कितनी है 72, लेंथ कितनी है 9 मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब ये इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 72 अपॉन में 9 इक्वल टू बी। इसको इससे कैंसिल किया तो ये आ गया 8। ठीक है, 9 की टेबल में 72 8 बार पे आता है, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है। तो AREA, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है, साइड इंटू साइड। अब एरिया तो हमें दे रखा है 1 to 1 इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड दो है, इसका मतलब ये क्या है, साइड के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है 1 to 1। अब इधर स्क्वायर है, इधर रूट लग जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं मैं आपको, तो रूट लगा तो क्या आ गया 1 to 1। अब इसका रूट फाइंड करना है। अब रूट कैसे फाइंड होता है भैया, देखो एलसीएम करना है, एलसीएम तो आपको आता होगा ना। अब ये देखो 1 to 1 ये कौन सी टेबल में आता है, 11 की टेबल में आता है। तो 11 की टेबल से करेंगे, ये आया 11 बार पे, फिर से 11 से करेंगे, ये आ गया 1 बार पे। तो 11 के जोड़े बने, तो S की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, फाइंड द एरिया। तो वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी का फॉर्मूला लगाओगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप खुद करना प्रैक्टिस। ठीक है, आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। ऐसे ही ये है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड 20 दे रखी है और एरिया फाइंड करना है। तो इसमें क्या लगे, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एरिया ऑफ स्क्वायर का साइड इंटू साइड। तो आप साइड को इसको ही 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 400। अब बढ़ गए हम अगले चैप्टर की तरफ। अब हमें करना है अगला चैप्टर। अगला चैप्टर क्या है, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शन हिंदी में भिन्न बोलते हैं, किसी होल मतलब पूरे नंबर का एक बराबर भागों में इक्वल पार्ट को दर्शाता है। एक फ्रैक्शन एक पूरी शेप को एक इक्वल पार्ट में दर्शाता है। जैसे कि आपने पिज्जा खाया होगा, इस तरीके से इसको हम इक्वली डिवाइड करते हैं ना ऐसे, और हम एक स्लाइस उठा के खा लेते हैं। तो
इसने क्या किया, एक फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे भी देखो एक एग्जांपल दे रखा है, अगर एक रोटी को 4 बराबर भागों में बांटा और एक भाग लिया जाए, अगर हम एक रोटी का 4 बराबर भाग बांट दिया, उसका एक भाग हमने ले लिया, तो उसका हमने एक फ्रैक्शन ले लिया, तो हमने जितना भी पार्ट लिया है वो आ जाएगा ऊपर 1, ठीक है। और टोटल कितने पार्ट थे उसके, 4 थे ना, तो 4 आ गया नीचे, ठीक है। और अब जान लेते, देखो जो ऊपर 1 है, ये जो 1 है इसको बोलते हैं इंग्लिश में नैनोमिनेटर, ठीक है, अंश, ठीक, हिंदी में अंश बोलते हैं, इंग्लिश में नैनोमिनेटर बोलते हैं। और जो नीचे वाली डिजिट होती है, ये वाली जो डिजिट है, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, हर, ठीक है। लिया गया भाग, जो भी हम भाग ले लेते हैं वो रहता है ऊपर, और कुल बराबर भाग, टोटल कितने भाग थे, वो रहता है नीचे, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मैंने एग्जांपल बना रखा है, जैसे कि ये एक पिज्जा है, इसमें टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे हम नीचे। अब कितने पार्ट है इसमें बराबर, 1 और 2 बचे हुए हैं ना, इसी को मैं लिख देता हूं। अगर आपसे बोले कि इसमें कितना भाग बच गया है, तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कितना भाग खत्म हो चुका है, तो कितने भाग खत्म हो गए, 1 2 3 4, तो टोटल कितने थे 6, और कितना भाग ले लिया है 4, ठीक है। इस तरीके से आप दर्शा सकते हो। अब ये देखो, ये सर्कल है पूरा है, तो ये एक ही पार्ट है और एक ही लिख देते हैं। अब ये है, इसमें कलर वाला पार्ट 2 भाग में डिवाइड है, तो 2 आ गया नीचे और 1 लिख देते हैं ऊपर, क्योंकि एक भाग कलर है, एक भाग नहीं है। यहाँ पर देखो 3 पार्ट में डिवाइड है, तो 3 लिख दिया नीचे, कितना भाग कलर है 1, तो 1 ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर 4 भाग में डिवाइड कर रखा है, एक भाग में कलर है तो ऊपर लिख दिया, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ही दे देंगे कि हमें कौन सा लिखना है, कलर वाला पार्ट या बिन कलर वाला पार्ट। अब यहां पर देखो टाइप ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब पहला क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, साधारण भिन्न क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या है, नैनोमिनेटर क्या होगा, डेनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा। तो नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर, जो कि हमेशा बड़ा रहेगा, और ऊपर क्या है, नैनोमिनेटर, जो कि छोटा रहेगा, ठीक है। बस यही है, ऊपर वाली डिजिट छोटी रहेगी, नीचे वाली डिजिट बड़ी रहेगी, उसी को हम बोल देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये उसका उल्टा है, ठीक है। ऊपर वाली डिजिट बड़ी होगी और नीचे वाली डिजिट छोटी होगी, ठीक है। ऊपर वाली डिजिट बड़ी होगी, नीचे वाली डिजिट छोटी होगी, और बराबर भी हो सकती है। जैसे कि मैं लिख दूं 2/2, तो ये भी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, एक होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इसके साथ होल नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। लेकिन इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या है ये, 1 2 3 ऐसा है। इसको अब हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देखते हैं प्रॉपर बन पाता है कि नहीं। देखो 3 2 जा, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, और ऊपर वाले से ऐड, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, और ये क्या हो गया 7, तो 7/3। क्या है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है मिक्स फ्रैक्शन को। अब आगे देखते हैं। अब देखो कुछ आते हैं लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें डिनोमिनेटर क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। एग्जांपल है, इसके नीचे वाली वैल्यू है ना, वो सारे सेम हो गए, तभी वो क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। और अनलाइक फ्रैक्शन, इसमें क्या है, डिनोमिनेटर अलग हो गए, बस सिंपल सा, ये नीचे वाली वैल्यू अलग होगी, उसी को बोल देंगे अनलाइक फ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो कंपेयर किया जाता है, ठीक है, कि फ्रैक्शन की डिजिट में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहां देखो सेम डिनोमिनेटर, अब देखो अगर डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम डिनोमिनेटर देखेंगे, जो भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही बड़ी संख्या होगी। यहां देखो
5 और 3, इन दोनों में बड़ा कौन है 5, तो इस वजह से ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर यहाँ दोनों के अलग हो तो इसको करने का दो तरीका है, एक एलसीएम मेथड और एक मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं दोनों ही करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले एलसीएम से करके दिखाते हैं। एलसीएम में क्या है, नीचे वाले दोनों का एलसीएम ले लो, 3 और 4, सबसे छोटी डिजिट 2 से जाएगा, या आया 2 फिर 2 से करेंगे, या आया 1 या आया 3 फिर 3 से करेंगे, या आया 1 और ये आया 1। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 12, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लो, नीचे लिखो 12। अब इसको नीचे वाले से डिवाइड करना है, इसको नीचे वाले से डिवाइड, क्या आएगा 4 आएगा, जो भी 4 आया इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, कर दिया। अब इसको इससे करना है, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 3, 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 बार पे, तो ये आ गया 3। अब 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई 9। ठीक है, कॉमा लगा दे। अब इसको ऐसे लिख लो, 8/12 और 9/12। अब दोनों में बड़ा कौन है, ये है, तो इस साइड मुंह खुला हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखोगे, 2/3, मुंह खुला इस साइड, 3/4। ये आंसर हो गया। ये एलसीएम वाला मेथड है, जब डिनोमिनेटर दोनों के अलग हो गए। ये एलसीएम मेथड बताया। अब मल्टीप्लिकेशन मेथड बताता हूं, आसान सा है, कुछ भी नहीं, 2/3 और ये क्या है 3/4। अब मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, इसका जो डिनोमिनेटर है इधर लिख दो, इसका जो डिनोमिनेटर है इधर लिख दो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अच्छा, यहाँ पे 4 आता तो ये भी नीचे वाला 12 आ जाएगा। ठीक है, इधर जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ आएगी, तो 4 3 जा 12, और इधर तो हमने ठीक ही किया है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये वाला, तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, देखो, ठीक समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सेम डिनोमिनेटर है, अब कर रहे हैं हम एडिशन प्लस, सेम डिनोमिनेटर है सेम ही लिख दो और इन दोनों को ऐड कर दो 5। ठीक है, अब अलग है तो क्या करना पड़ेगा, आपको पता ही है। ठीक है, दो मेथड है उसी तरीके से, तो इस बार मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड करते हैं। 1/2 1/3 मल्टीप्लाई। अब इसका डिनोमिनेटर यहां आ जाएगा और इसका डिनोमिनेटर यहां आ जाएगा, इन दोनों को हम वो करेंगे मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, ये आ गया 2 3 जा 6, ये आया 2 1 जा 2 6, जोड़ेगी क्या आ गया 5/6। ठीक है, नीचे वाले को ऐड नहीं करना, नीचे वाले को सेम रख देना है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम एलसीएम वाला, एडिशन में एलसीएम वाले मेथड को यूज करते हैं, तो एलसीएम वाला करके भी यही आएगा। आगे और क्वेश्चंस कराऊंगा तब दिखाता हूँ एलसीएम वाला मेथड। ये क्वेश्चन ले लिए, यहाँ पे तो सारे सेम है, तो सेम है तो क्या हो जाएगा 7 लिख दो नीचे, इन सबको ऐड कर देते हैं। 2 और 5 कितना हो गया 7, 7 और 6 कितना हो गया 13, तो 13 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये दोनों अलग है, हमें करना होगा अब एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम करते हैं, 2 से करेंगे या आया 2 या आया 3, 2 से करेंगे या आया 1 या आया 3, 3 से करेंगे या आया 1 और ये आया 1, 4 3 जा 12, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है तो 12 आ जाएगा। 12 को लिखा मैंने यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इसको इससे डिवाइड किया तो 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 4 1 जा 4, अब जोड़ देंगे, ये आ गया 13/12। ठीक, अब इधर इसका करते हैं एलसीएम, क्या होगा देखो दोनों अलग ही है, तो इसका क्या आ जाएगा 21 एलसीएम आ जाएगा। 3 को इससे डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 7 7 8 जा 56। ठीक, इसको इससे करेंगे डिवाइड तो क्या आएगा 3 3 2 जा 6, तो ये आ गया 66/21। अब यहाँ पे इन सबका एलसीएम करना पड़ेगा, 2 4
6, 2 से करेंगे 1 2 3, 2 से करेंगे 1 1 3, 3 से करेंगे 1 1 1, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा तो 6 आ जाएगा, 6 9 जा क्या होता है 54। इसको इससे 3 3 5 जा 15। अब 6 को इससे 2 और ये आ गया 7 से मल्टीप्लाई करके 14। अब इन सबको ऐड कर देना है, ऐड करेंगे देखो 54 15 और 14, इन सबको ऐड करते हैं। 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, 1 ऊपर चला गया, 7 8 आ गया, ये कितना हो गया 83/12, ठीक है। ये हमारा आंसर है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सब्ट्रैक्ट, जैसे हम एडिशन कर रहे थे ना वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी होगी। जहां पे सेम है तो कुछ भी नहीं करना, सेम वाली डिजिट नीचे की नीचे लिख दो और ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस कर दो। 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, 2 को मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसका एलसीएम करते हैं, 6 और 9, 2 से करेंगे या आया 3 या आया 9, 3 से करेंगे या आया 1 या आया 3, 3 से करेंगे या आया 1 और ये आया 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 आ गया एलसीएम। इसको इससे डिवाइड करने पे क्या आएगा 3, 3 को इससे मल्टीप्लाई 15 आ गया। इसको इससे डिवाइड 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, अब माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 7/18, ठीक है। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम आगे के चैप्टर देखते हैं। अगला क्या है, प्लेइंग विद कंस्ट्रक्शन है। तो इसको करने के लिए आपको पेंसिल, इरेजर, स्केल, प्रकार, कंपास, ठीक है, ये 4 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब देखो, व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ 2 फिक्स एंड पॉइंट। एक लाइन ऐसी जिसके 2 फिक्स पॉइंट हो, जैसे कि एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों को मैं ज्वाइन करा देता हूं तो ये क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट हो चुका है, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है? एक लाइन के ऊपर अगर मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, इसी को बोला जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, और यहाँ पर ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। ऐसा ही मैंने यहाँ लिखा, ए लाइन दैट डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट। एक लाइन एक सीधी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी और वहां पे फॉर्म करेगी एक राइट एंगल 90 डिग्री का, इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर मतलब कि ये 90 डिग्री में काटता है और बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में भी काटता है, ठीक है। आगे यहां देखो, व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ आर्क इन कंस्ट्रक्शन में किसकी सहायता से हम आर्क को ड्रॉ करते हैं? कंपास, ठीक है, ये मैंने फोटो भी रखी है इस तरीके से। अब देखो, व्हाट इज मेंट बाय सिमेट्री इन अ फिगर। एक फिगर के अंदर सिमेट्री किस तरीके से वर्क करती है? एक कोई भी फिगर है, इसको बीच में से एक लाइन से काट दिया जाए, अब बोथ साइड सेम हो, एक जैसा ही हूबहू दिखे, तो उसी को सिमेट्री बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ शेप भी रखी है, बीच में एक लाइन ड्रॉ है, ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी, देख लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर शेप। स्क्वायर के अंदर कितने लाइन की सिमेट्री होती है? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वो क्या होता है, एक चारों साइड बराबर वाली शेप होती है, ऐसा होता है स्क्वायर। इसकी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक ऐसे, एक ऐसे, एक इधर और एक इधर से, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आए ऐसा तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री आप लिख देना, ठीक है। अब यहां देखो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सेमी सर्कल हुज डायमीटर 6। अब मैं थोड़ा सा सर्कल के बारे में बताता हूं। एक सर्कल जो है, इसको सेंटर बोला जाता है, जो सेंटर में होता है।
यहाँ पर हम प्रकार को ओपन करके पूरे में लाइन बनाते हैं। प्रकार को हमने जितना भी ओपन किया है वो हमारा रेडियस होता है, ठीक है। आर मतलब रेडियस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, ठीक है। और इस सेंटर को टच करते हुए हम दोनों कॉर्नर्स को टच कराते हैं, वो क्या होता है, डायमीटर मतलब कि डी होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो रेडियस है ना वो क्या है, डायमीटर का आधा है। तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है, डायमीटर अपॉन में 2। डायमीटर कितना है, 6 है। 6 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 3 आ गया है। आगे बढ़ती है। What is a dotted paper? Dotted paper क्या होता है, कुछ भी नहीं, एक इस तरीके का पेज होगा, इसमें डॉट डॉट हो गए इक्वल इक्वल शेप के बाद, ठीक है, उसी को डॉटेड पेपर बोला जाता है, ठीक है। Why is a compass important in geometry construction? ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में कंपास क्यों जरूरी होता है, मैंने कुछ पॉइंट लिखे। इट हैव ड्रॉ आर्क एंड सर्कल, आर्क और सर्कल को बनाने में हेल्प करता है, ठीक। इट कीप द सेम रेडियस, अब हम कंपास की मदद से सर्कल को ड्रॉ करेंगे तो हर साल की रेडियस क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। इट अननेसेसरी एक्यूरेसी एंड सिमेट्री, इससे क्या होती है, हम एक्यूरेट फिगर को बना पाएंगे जिससे सिमेट्री हमारी बराबर रहेगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिरर इमेज इन कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन के अंदर मिरर इमेज का क्या रोल है, देखो। ए मिरर इमेज इज अ फिगर दैट लुक एग्जैक्टली द सेम ऑन बोथ साइड, एक ऐसी शेप जो दोनों साइड सेम हो और जो कि सिमेट्री बनाती है एक लाइन से। जैसे कि मैंने एक स्क्वायर बनाया, इसको बीच से काटा, अब दोनों साइड सेम सेम है, इसके बीच में लाइन ड्रॉ करिए, सिमेट्री लाइन ड्रॉ करिए, उसी को बोलते हैं मिरर इमेज, ठीक है। हाउ कैन यू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग अ कंपास? कंपास से अब एक लाइन का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, सिखा देता हूं मैं। इसको मैं रफ करता हूं थोड़ा सा, अभी मेरे पास कंपास तो नहीं है लेकिन तब भी मैं आपको सिखाता हूं। देखो, आप एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे ए एंड बी, अब आपको कंपास को लेना है यहां पे रख के, ठीक है। अब हाफ से ज्यादा कंपास को ओपन करना, हाफ से ज्यादा आपने ओपन कर लिया तो क्या होगा, एक आर्क आप यहां लगाओगे, एक छोटा सा आर्क यहां पे लगाओगे, ठीक है। अब इस साइड कंपास रखना, उतना ही खोल के रखना, ठीक है, कम ज्यादा नहीं करना, और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। अब इन दोनों लाइन को स्केल की मदद से टच करा देना, ठीक है। अब ये जो मिड पॉइंट बना है ये आपका क्या होगा, उस लाइन का सेंटर होगा, ठीक। बात क्लियर हो गई, बस ऐसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ठीक है। जैसे अभी पीछे कराया था सेम वैसी 6 सेंटीमीटर की आपको लाइन खींचनी है ए बी। अब प्रकार को यहाँ पे आधे से ज्यादा खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, यहां से खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, दोनों को ज्वाइन करा दोगे, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट परपेंडिकुलर शुड बी टेकन व्हाइल डूइंग कंस्ट्रक्शन? पेंसिल शुड शार्प। अब देखो, कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, प्रिकॉशन रखनी चाहिए, ठीक है। एक तो पेंसिल आपकी शार्प रहनी चाहिए। कंपास का रेडियस जो है वो चेंज नहीं करना, कंपास को आपने खोला है ना, उसको बार बार बंद खोल नहीं करना, सेम एक बार खोलना है, उतना ही हमेशा ही खुला रहेगा पूरी कंस्ट्रक्शन के अंदर, ठीक है। और आपके पास एक स्ट्रेट रूलर होना चाहिए, मतलब कि एक स्केल होना चाहिए। और ड्रॉ लाइट कंस्ट्रक्शन करनी है, ये नहीं कि पेंसिल को गरा गरा कर पेज में ही छेद कर दिया है, ठीक है। बहुत लाइट, काफी अच्छे से सावधानी से कंस्ट्रक्शन को आपको परफॉर्म करना है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाना है, ठीक है। सेम जैसा अभी 6 का किया था ना, 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट बनाया था, एक लाइन 8 सेंटीमीटर की आपको स्केल से नाप के बनानी है, और यहाँ पे ए और बी लिख दिया। अब यहाँ से आधे से ज्यादा ओपन करके ऊपर नीचे आर्क लगानी, यहाँ पे आधे से ज्यादा खोल के ऊपर नीचे आर्क लगानी है, दोनों को ज्वाइन करा देना है, बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। आगे,
ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑन डॉटेड पेपर एंड ड्रॉ 4 इक्वल वो क्या है, स्क्वायर्स सिमेट्री राउंडेड। क्या करना है, एक डॉटेड पेपर है, इसके हमें एक इस तरीके से रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ा मैंने गलत बनाया है और इसको सेंटर से काट देना। अब देखो एक रेक्टेंगल बनाया और बीच में काटोगे तो दो आपके स्क्वायर बन जाएंगे। इस तरीके से बनाना है, दो नहीं यहाँ चार बनाते, 4 इक्वल, तो इसको इस तरीके से काटेंगे। अब देखो 4 स्क्वायर बन चुके हैं इसके अंदर। ठीक, आगे करते हैं। ड्रॉ अ वेव पैटर्न ऑन अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर यूजिंग सेमी सर्कल। अब हमें वेव बनानी है। सबसे पहले क्या है, एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींच लो, खींच ली। अब डिवाइड टू इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड होती है, वही आर्क खींच के इस तरीके से इक्वल पार्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, टेक रेडियस हाफ। अब इसका भी हाफ रेडियस लेना है, फिर से इसको हाफ में डिवाइड करेंगे यहाँ से। ठीक, अब क्या करना है, हमें प्रकार को यहाँ रख के यहाँ पे रखना है, एक ऐसे बनेगा, और प्रकार को यहाँ रख के एक ऊपर बनाना है, यहाँ बीच में रख के। ठीक, इस तरीके से आपका वेव पैटर्न बन जाएगा। अब देखो, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइन बनानी है। कैसे होगी, बहुत आसान है। सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच देनी है, लाइन खींच दी। अब यहां से हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है, बिल्कुल सीधा नीचे 90 डिग्री होना चाहिए यहाँ पे। तो ये भी बन गया 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से भी एकदम सीधी लाइन खींचनी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, 90 डिग्री के, और एक यहाँ से बनेगी 4 सेंटीमीटर की 90 डिग्री। ठीक है, चारों साइड। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। इसको नाम भी देते हैं ABC एंड D। अगला क्या है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 एंड ड्रॉ डायमीटर एंड अ सेमी सर्कल। ठीक है, हमारे पास क्या है, रेडियस दे रखा है, हमें क्या बनाना है, एक सेमी सर्कल बनाना है। तो 3.5 सेंटीमीटर की आपको लाइन खींचनी है। ठीक है, कंपास को आपको ओपन करना है इतना, और इस तरीके से आप बना दोगे और इसको टच करा देना। ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, डायमीटर, जो कि क्या होगा 7 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ दिया और ये बन गया एक सेमी सर्कल। ठीक है, आगे करते हैं। अगला चैप्टर आ गया है सिमेट्री। अभी हमने थोड़ा बहुत सिमेट्री के बारे में पढ़ा था कंस्ट्रक्शन चैप्टर में। अब ये पूरा चैप्टर ही सिमेट्री के ऊपर है। अब हमारे पास सिर्फ 2 चैप्टर लास्ट के रह गए हैं। अब हम करते हैं, देखो व्हाट इज अ सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है, ए फिगर इज सिमेट्रिकल इफ अ कैन बी डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट, मतलब कि बिल्कुल सेम पार्ट में डिवाइड करता हो। ठीक है, when you found a figure both having matching equally it have symmetry। अब देखो एक बटरफ्लाई का एग्जांपल ले रखा है, एक बटरफ्लाई बनाते हैं। इस तरीके की बटरफ्लाई होती है, इसको मैंने बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब दोनों साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर। मेरे फिगर में थोड़ी अलग है क्योंकि मेरी थोड़ी ड्राइंग बेकार है। अब लेकिन दोनों साइड क्या होगी, सिमेट्री बराबर होगी। ठीक है, ऐसे ही ह्यूमन फेस, देखो मेरा फेस है, इसको मैं बीच में से एक लाइन ड्रॉ करूं तो दोनों साइड क्या होगा, सिमेट्रिकल सेम होगा। दोनों साइड क्या है, एक एक आंख है, नाक है, मेरे लिप्स हाफ हो गए हैं, एक कान, और ये दोनों साइड क्या होगा, सिमेट्रिकल इक्वल हो गए। ऐसे ही एक स्क्वायर भी होता है। आगे देखते हैं लाइन सिमेट्री क्या होती है। लाइन सिमेट्री क्या है, एक फिगर को कितने लाइन से हम सेम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, स्क्वायर क्या है, देखो इस साइड से काटेंगे तो क्या हो गए, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन गए। ऐसे रेक्टेंगल क्या है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। रोम्बस क्या है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब रोटेशन सिमेट्री क्या होता है। रोटेशन सिमेट्री क्या है, फिगर सेम है, इसको बस रोटेट करते जा रहे हैं। ये शेप है, इसको मैंने इस तरीके से रोटेट कर दिया, तो देखो रोटेट हो गया, लेकिन तब भी क्या है, फिगर सेम है। इसमें एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है 360, और कितने हमने रोटेशन करे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 रोटेशन किया है तो 1 आ जाएगा, 2 रोटेशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन मीन
रिफ्लेक्टिंग अ फिगर अकॉर्डिंग अ लाइन। एक देखो रिफ्लेक्शन बिल्कुल सेम बन रही है, ये मैंने एक शेप है, इसको मैंने मिरर रखा तो दोनों साइड क्या बन रही है, सेम इमेज फॉर्म कर रही है, उसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या लिखा भी है मैंने, इमेज इज सेम साइज एंड शेप, इमेज जो बन रही है वो सेम साइज एंड शेप की बन रही है। डिस्टेंस फ्रॉम मिरर लाइन रिमाइंड इक्वली वो रिमाइंड करती है। ठीक है, आगे करते हैं। यहां पे देखो पॉइंट सिमेट्री क्या होती है। पॉइंट सिमेट्री क्या होती है कि दोनों साइड सेम, जैसे कि ये साइड इस साइड है ना आर्क, इस साइड भी वो सेम ही रहेगा, इस साइड ये हाफ है, इस साइड भी ये हाफ रहेगा, इस साइड ये है, इस साइड भी ये रहेगा। ऐसे यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट इस साइड है, इस साइड भी सेम रहेगा, ये वाला पार्ट इधर है, ये वाला पार्ट भी इधर रहेगा। ठीक है, ये शेप के हिसाब से ये हमने पॉइंट सिमेट्री को समझ लिया है। अब आगे देखो, सिमेट्री इज डिफरेंट फिगर। डिफरेंट फिगर में सिमेट्री क्या होती है। रूलर पॉलीगन ऑलवेज हैव लाइन सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री। पॉलीगन क्या होते हैं, जिसमें कोने हो। ठीक है, जैसे कि ये स्क्वायर है, इसको रोटेट भी करूंगा तो ऐसे ही रहेगा, इस साइड को मैंने रोटेट किया ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहां देखो, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन विद साइड n, ठीक है, जितनी भी उसकी साइड रहेगी, जैसे इसकी 4 साइड है तो, और रोटेशन n नंबर ऑफ रोटेशन रहेंगे। जैसे कि इसकी 4 साइड है, इसको मैंने एक बार रोटेट किया तो साइड कितनी है, 4 है, तो ये 4 हो गए, और रोटेशन कितना क्या, 1 किया तो 1 हो गया। अब यहाँ पे लिखना है कि कितने डिग्री का रोटेशन हुआ, 1 का, तो 1 लिख देंगे, बस इस तरीके से होगा। एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, देखो रेगुलर पॉलीगन, यहाँ पे देखो लाइन कितने ले लिए, 5, और यहाँ पे क्या है 5, ये कितना ले लिया है, 360 को 5 से डिवाइड कर दिया है तो ये आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री इन रियल लाइफ। अब आप रियल लाइफ के अंदर भी सिमेट्री को देखते होगे, किस तरीके से, देखो ये ताजमहल है, इसमें एक बीच में एक लाइन खींच दिया, अब देखो दोनों साइड ही सिमेट्रिकल क्या है, इक्वल फिगर बन रही है। तो रियल लाइफ में भी आप काफी जगह पे सिमेट्री को नोटिस करोगे। ठीक है, आगे क्या है, आप देखो सॉल्व करते कुछ। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ स्क्वायर शेप। एक स्क्वायर शेप के अंदर कितने लाइन की सिमेट्री होती है। आंसर क्या है, 4। स्क्वायर की तो हमने बहुत बार करी है, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, हमें पता है। ठीक है, ये तो रट गया होगा। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर हेक्सागन। हेक्सागन की टोटल साइड होती है 6, तो 6 को नीचे रख के 360 से डिवाइड कर दिया तो 60 आ गया है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, डज अ स्केलन ट्रायंगल हैव सिमेट्री। एक स्केलन ट्रायंगल की सिमेट्री होती है, नहीं होती। स्केलन ट्रायंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड क्या है, अलग है तो उसकी सिमेट्री नहीं बन पाती। तो इस वजह से याद रखना, एग्जाम में आता भी है, स्केलन ट्रायंगल की कभी भी सिमेट्री नहीं होगी, या तो उसका आंसर नो लिखोगे या 0 लिखोगे। ठीक है, अगला ये सेम ही लिखा हुआ है, आगे करते हैं। नया चैप्टर आ गया है, क्या है, इंटीजर। दी अदर साइड्स ऑफ जीरो। जीरो के अदर साइड क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब ये लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का, तो इसको पूरा देख के जाना और कमेंट कर देना वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। पूरी मैथ एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो, हमें नेचुरल नंबर के बारे में तो पहले से पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ ना। 1 से लेके आगे के जितने भी नंबर होते हैं सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी अनगिनत नंबर है वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर वह नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, लेकिन क्या 0 से छोटे नंबर भी होते हैं, क्या 0 से छोटे नंबर भी होते हैं, हाँ होते हैं। ठीक है, 0 की दाई तरफ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और बाई तरफ 0 से नेगेटिव नंबर होते हैं। अब समझाता हूं, ये है 0, इस साइड क्या हो गया +1 +2, ठीक है पॉजिटिव नंबर। इस साइड क्या हो गया -1 -2,
इस तरीके के नंबर होते हैं। अब इन सभी नंबर्स को भी तो कुछ बोला जाता है, उन्हें ही बोला जाता है इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे अब इंटीजर्स के बारे में लिखा है, यही लिखा है इंटीजर में क्या आते हैं, नेगेटिव नंबर सारे आते हैं, जीरो भी आते हैं, और जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं, मतलब कि जिसपे प्लस का साइन नहीं लगा होता, मतलब इन पे प्लस है, पॉजिटिव नंबर है, और जिसपे माइनस का साइन लगा है वो नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे इंटीजर हो गए। नेगेटिव इंटीजर क्या हो गए, जिसपे माइनस के साइन लगे। जीरो तो आपको पता ही है, पॉजिटिव नंबर मैंने भी बता दिया है। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, राइट साइड क्या होता है, बिगर नंबर। एक नंबर लाइन के अंदर राइट साइड जितने भी नंबर होंगे वो बड़े होंगे। जैसे कि 10 है और ये 9 है, तो ये राइट साइड है ना 9, तो 9 जो है वो 10 से बड़ा होगा। ठीक है, इस साइड का नंबर इस साइड के नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ देखो ये एग्जांपल्स है कुछ नंबर लाइन के, और जहां पे मैंने लिखा है लेफ्ट साइड क्या होगा, ऑलवेज स्मॉलर होगा। यहाँ देखो -3 -1, यहाँ नंबर लाइन है -3 ये रहा, -1 ये रहा, तो कौन सा बड़ा है, ये -1 बड़ा है, इस वजह से -1 के साइड मुंह खुला हुआ है, राइट साइड -1 है इस वजह से। यहाँ देखो 2 और -2 दोनों में से कौन सा बड़ा है, 2 और -2 कभी भी बराबर नहीं होता। यहाँ देखो -2 यहाँ है, 2 यहाँ है, राइट साइड कौन सा नंबर है, 2 है, तो 2 हमेशा बड़ा होगा। हमेशा एक बात याद रखना कि जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हर पॉजिटिव नंबर का एक नेगेटिव अपोजिट नंबर होता ही है। ठीक है, अब कभी कभी सवाल आ जाता है कि अपोजिट नंबर बताओ, जैसे कि 5 है तो -5 कर दो, -7 है तो 7 कर दो, 10 है तो -10 कर दो। लेकिन एक नंबर ऐसा भी है जिसका अपोजिट नंबर होता ही नहीं है, 0 का अपोजिट 0 ही होता है। ठीक है, आगे किसी संख्या की 0 से दूरी, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर आपसे पूछा जाए किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। तब भी मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं। यहां देखो 0 है हमारे नंबर लाइन पे, और इस साइड 1 2 3 4। अब यहां से 0 से 4 की दूरी कितनी है, 4 है, तो 4 आंसर हो गया। यहाँ पे देखो 1 2 माइनस के है 3, -3 की दूरी कितनी है, 1 2 3। अब आप नंबर लाइन लगा के गिनने मत लग जाना, सीधा लिखना, 4 है तो 4 आ गया, माइनस का है तो माइनस का साइन हटा के नॉर्मल वैल्यू लिख देना 4। ठीक, अब आगे देखो किसी संख्या की 0 से दूरी, राइट साइड वाला क्या होता है, हमेशा बड़ा। अब यहां क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं इंटीजर्स में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, यहां देखो एग्जांपल, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, -2 बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि ये राइट साइड होता है नंबर लाइन के। ठीक है, यहाँ देखो 3 और -3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। 3 क्यों बड़ा है, क्योंकि वो राइट साइड होता है। ऐसे ही यहाँ पे -7 और 2 में कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, क्योंकि वो राइट साइड होता है। नंबर लाइन पे दिखा देता हूँ, -7 इधर आएगा कहीं, यहाँ पे 0 आएगा, और इधर कहीं 2 आएगा, तो राइट साइड में 2 है, इस वजह से ये नंबर बड़ा है। आगे अब देखते हैं केस। अब देखो एड एंड कीप सेम साइन। अब देखो एडिशन में क्या होता है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, अब हमें दोनों को ऐड करना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों को ऐड कर दो। ऐड कर दिया तो क्या आ गया, 7 आ गया। अब देखो दोनों में ही माइनस के साइन है, लेकिन बीच में क्या है, ऐड है, तब भी क्या होगा, ऐड ही होगा। इन दोनों को ऐड कर दो और ये सेम साइन अपने साथ रख लेगा, यही लिखा है यहाँ पे। अगर दोनों साइड सेम साइन हो तो दोनों को हमेशा ऐड ही करेंगे, और जो उन पे साइन रहेगा वही हम लगा देंगे। एक चीज और समझा देता हूं जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं है, प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस भी माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, और माइनस माइनस भी प्लस होता है। ठीक है, अब ये मैंने क्या लिख दिया, ये प्लस होता है। ठीक है,
जब कभी भी प्लस प्लस, हर किसी के प्लस प्लस के साइन हो तो प्लस कर दो, ठीक है। अब एक पे प्लस का साइन है, मतलब कि इस पे प्लस का साइन है, इस पे माइनस का साइन है, तो क्या होगा, माइनस होगा, घटा देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जो भी संख्या बड़ी है उसका ही साइन आंसर पे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ ये प्लस का होता, तो अब क्या है, एक माइनस का एक प्लस का है, दोनों को हम क्या करेंगे, अब माइनस करेंगे। माइनस करके क्या आएगा, 3 आएगा। बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, इस पे कौन सा साइन है, माइनस का, तो आंसर के साथ भी माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक। आगे क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। इसमें भी ये दोनों एक जैसे हैं, और यहाँ पे दोनों ही माइनस के होगा प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का। जैसे कि यहाँ पे आया था, माइनस माइनस किया तो हमने क्या था, प्लस करके 7, लेकिन साइन कौन सा लगा दिया, माइनस का, ठीक। आगे देखो, सब्ट्रैक्ट ऑफ इंटीजर, दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, ए और बी, दो साइन है, यहाँ पे ए प्लस दूसरा साइन माइनस बी, ठीक है। ये क्या है, ए की वैल्यू, ये है बी की वैल्यू। यहाँ देखो, ए की तरह 5 लिख दिया, प्लस -3, ये -3 है तो -3 यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को क्या कर दिया, ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस का बन गया। ये देखो, इसको और डिटेल में करके दिखाता हूँ, माइनस, ठीक है। अब इसको क्या है, डायरेक्ट माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा, लेकिन हमें इस तरीके से फॉर्म करके लिखना है। तो सबसे पहले ए क्या वैल्यू है, 5, तो 5 लिख दिया, प्लस ब्रैकेट में -3 लिख दिया। अब इसका आंसर 2 आ गया। इस तरीके से करना है, ऐसे ही ये भी है। आगे टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर देखो, अगर घटता है तो उसको माइनस में बोलते हैं। टेम्परेचर थर्मामीटर होता है ना, इस तरीके से, बीच में क्या हो गया 0, ऊपर क्या हो गया प्लस के नंबर, नीचे क्या हो गया माइनस के नंबर। और नीचे, नीचे मतलब ठंडा, जैसे कि हमारा कश्मीर है, वहां पे ठंडा वातावरण होता है ना, ठंडा, वहां बहुत ज्यादा ठंड रहती है, बर्फ गिरती है, तो वहां क्या होता है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, माइनस डिग्री में चला जाता है। तो इसी तरीके से -5 ऐसे लिख देते हैं। कोई भी वहां पूछता है कि कितने डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, कोई बोलता है 0, कोई बोलता है -1। तो जितना कम होगा उतना ठंडा टेम्परेचर रहता है, और जितना ज्यादा रहेगा उतना ही गर्म टेम्परेचर रहता है, ठीक है। लिफ्ट फ्लोर्स, अब लिफ्ट भी देखो, बेसमेंट जो कि जमीन ग्राउंड फ्लोर है, उसके भी नीचे के फ्लोर जो होते हैं बेसमेंट फ्लोर, उनको भी बोला जाता है, माइनस में काउंट करते हैं, -1 -2 बेसमेंट, जमीन के अंदर फ्लोर बना देते हैं आजकल। तो बैंक लॉस, लॉस मतलब हमारे जेब से घाटा हो गया, घाटे को भी माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। सी लेवल, सी लेवल क्या होता है, जो अर्थ का लेवल है उससे नीचे होता है सी लेवल, तो उसको भी हम मेजर करते हैं माइनस में, नेगेटिव नंबर को यूज करके, ठीक है। अब देखो, 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 जो होता है वो कभी भी नेगेटिव भी नहीं होता और पॉजिटिव भी नहीं होता। और कोई आपसे पूछे कि एक ऐसा नंबर बता दो जो ना कि पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो आप क्या बोलोगे, 0, ठीक है। एवरी इंटीजर हैज एन अपोजिट, हर इंटीजर का एक अपोजिट नंबर भी होता है, ठीक है। याद देखो, इंटीजर प्लस इट्स अपोजिट, अगर हम कोई इंटीजर ले और उसका अपोजिट नंबर ले, उन दोनों को प्लस कर दे तो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट इंटीजर बिटवीन -3 and 3, अब इंटीजर्स हमें इन दोनों के बीच के लिखने हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, छोटे से बड़े में। -3 तो -2, फिर क्या आएगा -1, फिर क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 1, फिर आएगा 2, और इसके बाद तो 3 ये आ ही जाएगा। तो ये इसके बीच के नंबर हो गए हैं, ठीक है। फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ -9, -9 का अपोजिट नंबर क्या होगा, हाँ आपने सही सोचा, 9 होगा इसका आंसर, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, अब बड़ा कौन सा है, हमें पता है कि नंबर लाइन के अंदर जो राइट साइड में नंबर है वो क्या होता है, बड़ा नंबर होता है। तो ये रही नंबर लाइन, यहाँ पे आएगा -7 और इधर आएगा -4, तो इस साइड कौन सा नंबर है, -4, तो -4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना, देखो ये क्या है माइनस का, ये क्या है प्लस का। अभी मैंने बताया था ना, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस कर देते हैं,
5 में से 8 गया, कितने बचे? 3 बचा है। अब बड़ा कौन सा है? 8 बड़ा है प्लस का, तो इस पे प्लस का साइन लगा दो या नहीं लगाओ कोई बात नहीं, लेकिन माइनस का साइन लगाना मत भूलना। आगे देखो, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, क्या आएगा? 4 आएगा। बड़ा कौन है? 10, इस पे कौन सा साइन लगा? माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। अब हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, पूरी बुक मैंने कंप्लीट करा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपका जो मैथ का एग्जाम होने वाला है मार्च में, वो बहुत अच्छा जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।